Okay, so today we are going to start with the chapter number 7, that is cash book and its type. So we are going to study various types of cash book over here in this chapter. Okay. Now, before we go for the types and all, first let's understand what is this cash book. As as we did subsidiary books. So in subsidiary books, we did purchase book, purchase return, sales book, sales return. Now there are various subsidiaries book, and cash book is also a part of subsidiary book. At the same time, cash book is also a part of ledger. So कैश बुक इज अ वेरी टिपिकल कंसेप्ट बिकॉज वो एक सब्सिडरी बुक भी है और वो एक लेजर अकाउंट भी है. I'll come to ledger account part later when we do the format and all. Now, सब्सिडरी बुक में जैसे हम अलग अलग बुक रखते थे, परचेज क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक, क्रेडिट परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक. Then we had bill receivable, bills payable, just as a theoretical concept. Now in cash book, so one of the main purpose of cash book is to record all cash transactions. Now, cash transactions include what? Includes purely cash transactions involving currency notes, okay? Then bank transactions, including those through checks, online, NEFT, RTGS, okay? Now, cash transaction we are going to cover cash, purely cash related, as well as bank related transaction. Along with this, because cash or bank आ रहा है, तो cash और bank से connected discount is also considered to be a part of cash book. So in cash book, we will have various columnar cash book. In that, we will also cover the cash discount part of it. So cash transactions, all cash transaction will be recorded in cash book. So cash book is made to record all cash transactions. Now remember students, please ध्यान देना सब. It's a very important book. See, कोई भी business में, okay, तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए एज अ ओनर इन थ्री थिंग्स. पहला है एक्चुअल कैश, कि करेंसी नोट जो आ रहा है, करेंसी नोट जा रहा है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए. दूसरा होना चाहिए बैंक पे, यानी बैंक में जो पैसा जा रहा है, बैंक से जो पैसा हम ले रहे हैं, बैंक से किसी को पैसा दे रहे हैं. सो प्योर कैश, प्योर बैंक. एंड तीसरा है तुम्हारा स्टॉक ऑफ गुड्स. तो ये तीन चीजों पे किसी भी ओनर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए. क्यों? अगर इन तीनों पे कंट्रोल नहीं है तो इन तीनों का एम्बेजलमेंट या चोरी होना या मिस अप्रोप्रिएशन होना या इसमें फ्रॉड होना बहुत इजी होता है. तो बेसिकली चोर जब आता है कोई भी दुकान पे, तो वो पहले ढूंढेगा कैश. कैश नहीं मिला तो जितना भी गुड्स है, मोबाइल का स्टोर है तो मोबाइल लेके चला जाएगा. और बैंक के लिए ऑब्वियसली वो चेकबुक लेके जाएगा तो कुछ उससे होने वाला नहीं है. पर बैंक पे कंट्रोल इसके लिए चाहिए हमें कि कितना पैसा हमारा बैंक में जा रहा है, वो सही में डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं. बैंक से जो हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या किसी को पे कर रहे हैं, वो एक्चुअली उस पर्सन को मिल रहे हैं कि नहीं, कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. तो इसके लिए वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल. एंड इवन दीज डेज लोग तो बैंक से भी चोरी कर लेते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करके.
ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो बैंक से भी पैसे चोरी होते हैं आजकल। तो एनीवेज हम उसके बारे में अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम प्योरली कैश बुक से कनेक्टेड कि क्यों हमें ये कैश बुक इतना इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इससे हमारा कैश और बैंक पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। तो कैश, बैंक एंड इवन गुड्स इन योर बिजनेस, you have to have very strong control over these three things. Now you will say कि सर अगर नहीं है तो क्या? अगर नहीं है तो बिजनेस बहुत ही लॉसेस करेगा और एफिशिएंटली वर्क कर सकेगा नहीं, और हो सकता है कि बिजनेस हो जाए बंद। So when you go into business in future, okay, either as an employee or as a owner, you have to take care कि ये तीनों पे कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैश, बैंक एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। अब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। ओके, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कोई भी बिजनेस में। नाउ कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल कैश ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्ड करने का, कैश बुक बनाने का एक पर्पस है कि सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। दूसरा है टू हैव कंट्रोल ओवर कैश। अब तुम देखोगे कि whenever you go to a place like McDonald's or Burger King, okay, where they are selling fast food, फास्ट फूड सही में बहुत फास्ट होता है। तुम गए काउंटर पे, तुमने पैसा दिया, उसने तुम्हें बिल के साथ फूड भी दे दिया। ऐसा होता है। हैव यू ऑल विजिटेड मैकडॉनल्ड्स? तो फास्ट फूड कंसेप्ट है, तो वहां पे बहुत क्यू होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लाइन होता है, कैश 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 आता ही रहता है, वो काउंटर पे है उसके पास। तो वो लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनका जो मशीन है, टेलर मशीन कहते हैं उसको, टेलर मशीन, जहाँ पे वो कैश रखता है वो ड्रॉअर के अंदर, और वहां पे बिल पंच करके हमें बिल देता है। वो टेलर मशीन पे एंड ऑफ द डे वो एक बटन प्रेस करेगा और उसको समरी मिल जाएगा कि आज कितना कैश कलेक्ट किया, कितना ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट हुआ। ये जो कैश उसने कलेक्ट किया वो फिर वो फिजिकल कैश के साथ काउंट करेगा और वो चेक करेगा कि जितना मशीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना कैश आया कि नहीं, उतना कैश आया कि नहीं, और ऐसे वो कंट्रोल रखते हैं ओवर कैश। तो बिजनेस में वी प्रिपेयर कैश बुक टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शन, टू हैव कंट्रोल ओवर कैश, to know our cash and bank balance। कैश और बैंक बैलेंस जानने के लिए भी हम कैश बुक का उपयोग करते हैं। नाउ कैश बैलेंस कितना है हमारे पास कैश, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम बार बार करेंसी नोट नहीं गिनेंगे, हम हमारे कैश बुक में लिखेंगे कि कल का इतना कैश बैलेंस था, आज सुबह उतना करेंसी नोट है कि नहीं, मंथ के एंड में इतना कैश बैलेंस है। तो हम चेक करेंगे कि बुक्स में इतना कैश बैलेंस है, तो एक्चुअल हमारे कैश बॉक्स में उतना कैश है कि नहीं। तो कैश ट्रांजैक्शंस, कंट्रोल ओवर कैश, टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस, कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स एंड एरर। नाउ आई यूज बोथ द वर्ड्स, फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड्स यानी इंटेंशनली चोरी किया, एरर यानी गलती हो गया जिसकी वजह से कैश में या बैंक में कुछ मिसमैच आया। तो बेसिकली these are the reason why we prepare a cash book। all of you understood this? किसी को कोई डाउट? तुम्हारे घर पे सबसे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स कौन सा असेट प्रोटेक्ट करेंगे? क्या घर को प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई घर उठा के ले गया? ऐसा होता है कि नहीं, घर को ताले के अंदर रख दो, घर कोई उठा के ले जाएगा? नहीं,
पर कैश लॉकर में रखो, ज्वेलरी लॉकर में रखो, लॉक एंड की में रखो। इनफैक्ट ये जो चेक्स है ना, चेकबुक, उसको भी तुम्हें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि किसी के हाथ तुम्हारा चेकबुक आ गया तो वो तुम्हारा साइन फ्रॉड करके ओके पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता है। तो ये सब चीजें बहुत संभाल के हम लोग रखते हैं हमारे घर पे। वैसे ही बिजनेस के लिए भी कैश, बैंक, they are a very important part of the business. We have to ensure that everything relating to it are properly recorded, properly controlled, properly monitored. Okay, फटाफट ये scribble कर लो, then we go to the next slide. किसी को कोई डाउट, you can ask. Any doubt, anyone? So when I say cash transactions, you have to consider bank related things also. These days, credit card, debit card are also like cash only. You have to really take care of them. अगर तुम्हारा डेबिट कार्ड है तो कहीं पे भी नहीं रख सकते हो सकता है फ्रॉड हो गया। Credit card, they are all equivalent to cash. And that's why we have to take proper care कि कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गया। मिसप्लेस हो गया तुरंत कॉल सेंटर को फोन करो और वहां पे इन्फॉर्म करो तो कार्ड को ब्लॉक कर दे। Anyways, let's go to the next page, that how do we actually prepare a cash book. Now in cash book we are going to study various types of cash book. Now first cash book is a simple cash book. Now in simple cash book we have a simple cash column, what we are going to do today. Second, we go to columnar, two columnar. Now in two columnar cash book what we do is, उसके अंदर है ना दो कॉलम होते हैं, एक है कैश एंड डिस्काउंट, एक ऐसे टाइप का टू कॉलमनर होता है। फिर होता है बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। फिर होता है कैश एंड बैंक नो डिस्काउंट कॉलम। हम तीनों टाइप के सम्स देखेंगे। एंड देन थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच विल कम इन एग्जाम, थ्री कॉलमनर कैश बुक। सो तीन टाइप के हम कैश बुक देखेंगे, एक है सिंपल टू कॉलमनर, थ्री कॉलमनर। फोर्थ हम देखेंगे पेटी कैश बुक। Fourth we will see is petty cash book. उसमें there are two ways of doing it. One is simple and other is impressed. One is simple and other is impressed. So this will be the total structure of this chapter, what actually we are going to study over here. Now let's understand the basic format of cash. सर बैक करो ना सर, Okay. बाकी ज लखो। Okay, લખી લ્યો, પછી I go to the next concept. Okay, now let's understand the basic structure of cash book first. Now over here, see, cash book is we want to record cash transactions. So here just imagine, okay, if you are going out somewhere on a trip for 10 days and your parents have given you some money and they are asking you कि जितना भी खर्चा हो आके हिसाब देना पड़ेगा। सो कैसे तुम हिसाब दोगे? तो हो सकता है कि तुम ऐसे हिसाब में लिखो कि रिसीव्ड ₹3000,
ओके, तुम इसको दो पार्ट में बना लो। एक बना लो कि क्या क्या कब पैसे क्या मिले, दूसरा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। तो यू विल से ₹1000 खर्चा हो गया ऑन फूड, ₹1200 खर्चा हो गया ऑन साइट सीइंग एंड एडवेंचर। ओके, फिर ₹300 खर्चा हो गया इन शॉपिंग। ओके, तो ऐसा तुम थोड़ा हिसाब लिखोगे, ठीक है, कि इधर खर्चा हुआ, इधर खर्चा हुआ, इधर खर्चा हुआ। फिर तुम टोटल करोगे। अच्छा, और कोई खर्चा हो तो लिख सकते हो कि लोकल कम्यूट ₹200 से लोकल कम्यूट, जहाँ गए थे वहां लोकली घूमे तो उसका कम्यूट, कम्यूट करने का यानी ट्रांसपोर्टेशन, ओके, वन प्लेस टू अनदर, ₹200 का खर्चा हुआ। फिर तुम टोटल कर लोगे कि टोटल कितना खर्चा हुआ, 1000, 1200, 2500, ₹2700 का खर्चा हुआ। यानी मिला 3000, खर्चा हुआ 2700। सो कितना अब कैश तुम्हारे पास रह गया, कितना कैश रह गया, 300। हाउ मच, 300. 300। Three. तो अब तुम्हारे पास ₹300 रह गए। सो योर पेरेंट्स विल से कि 300 वापस कर दो, या 300 रखो अभी तुम्हारे पास। पर अब ये तुमने पूरा कैश का हिसाब तुम्हारे पेरेंट को दे दिया। You understood how we actually want to record all cash related transaction and find the balance. You understood this example? ओके, नाउ अच्छा, इसमें अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हैं, बट ये फॉर्मेट मैंने इसके लिए बनाया बिकॉज इट्स कनेक्टेड विद आवर चैप्टर्स फॉर्मेट। नाउ यहाँ पे इन कैश बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ हेडिंग कि किसका कैश बुक है, कौन से महीने का कैश बुक है। नाउ कैश बुक यू कैन प्रिपेयर डेली, यू कैन प्रिपेयर वीकली, यू कैन प्रिपेयर मंथली। सो इट्स अप टू यू कि बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन है। हमारे सिलेबस में जो है इट इज ऑल मंथली। नाउ कैश बुक वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ध्यान देना प्लीज। योर लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड and your right hand side is credit side. Now लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीप्ट्स एंड राइट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स। इज दिस क्लियर? All of you understood this? Now, Yes. wherever cash comes in, right now we are going to do only cash, pure currency note wallet transaction. Cash comes in, you have to record on the receipt side or debit side. Whenever cash goes out, you will be recording it on the payment side or credit side. So cash book is basically a format divided into two parts. Left is a debit side or receipt side, and right is the payment side or the credit side. Is this clear? Because यहाँ पे you can see debit side is given, credit side is given. Cash book is also a cash account, which is a ledger account. Next chapter is a journal proper, and after that we will be doing ledger posting. At that time we will be doing all the ledger account, but cash book itself is also a ledger account. लेजर अकाउंट यानी हम कैश रिलेटेड सारा हिसाब इस अकाउंट में रखते हैं। तो ये एक अकाउंट भी है, एट द सेम टाइम एक सब्सिडरी बुक भी है। इसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ ये पता चल गया बेसिक की क्या है। लेफ्ट हैंड साइड इज कैश कम्स इन, राइट हैंड साइड इज कैश गोज आउट। एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 160. We will be doing illustration 1. Let's go to the format.
Can you see the format over here on the screen? Can you see the format? Yes. Yes. Now, over here, as you can see, there are two parts. On the left, we have debit. On the right, we have credit. You can see there is a line over here which divides it into two parts. Now, date. What is date? Date is the date of transaction कि किस दिन ये transaction हुआ, किस दिन हमें receipt side यानी पैसा मिला. Receipt हमने किसी को दिया तो receipt number. LF अभी blank रहेगा, ledger posting करेंगे तब यहाँ पे इसका importance तुम्हें पता चलेगा. Cash amount यानी amount, कितना amount हमने receive किया. On the credit side or payment side, you have date, which is date of payment. Then you have voucher number. तुमने पे किया तो जो बिल मिला उसका नंबर. अगर बिल नहीं मिला तो तुमने एक वाउचर बनाया. Now what is voucher? वाउचर एक ऐसा बुक मिलता है जो फॉर्मेट होता है बिल जैसा, कि अगर हमने किसी को पे किया, जैसे कि हमने रिक्शा वाले को पे किया, गोइंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ध्यान दो, क्या रिक्शा वाला तुम्हें बिल देगा? किसी को रिक्शा वाले का बिल मिला है आज तक? नो. ओके, तो रिक्शा वाले को तुमने 80 रुपीज दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें तो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए एज अ प्रूफ. तो तुम क्या करोगे? वाउचर बुक स्टेशनरी की शॉप में मिलता है, वो लेके आओगे और वहां पे तुम लिख दोगे पेड टू रिक्शा वाला ₹80, और तुम्हारा जो बॉस है, तुम्हारा जो सीनियर है, उसका साइन ले लोगे. तो अगर ऐसा वाउचर से पेमेंट किया है तो वाउचर नंबर, किसी को पे किया और बिल मिला या उससे हमें रिसीप्ट मिला तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन द कॉलम वाउचर नंबर. ये तुम्हारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए था. जनरली हमारे सब में ये ब्लैंक रहेगा. एलएफ लेटर एंड कैश यानी अमाउंट कॉलम, तो कितना अमाउंट हमने पे किया. You understood the format? All of you start making it. I'll replace it now with amount. Generally, I will be doing the illustration sums, exercise sums I have already solved in my video lectures, which are there on the app. So what you have to do is तुम ये सब formats बना के ready रखना, so we don't waste time in making the formats. Illustration 1. Prepare simple cash book from the following transaction of Rajesh Bhai for February 2015. So let's write the heading first. Simple cash book of Shri Rajesh Bhai for the month of, so for you can directly write February 2015. Now 2015 February 1, the first transaction over here is basically
cash on hand. Now what is cash on hand? यानी जनवरी मंथ का जो क्लोजिंग था वो ये मंथ का ओपनिंग बैलेंस है. सो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड लिखेंगे, रिसीव साइड या पेमेंट साइड? Receipt. Receive. Okay, always cash on hand, opening balance, receive side. So let's write the date 2015, February 1. To balance, bought forward, to balance. Now receipt side हम जो भी लिखेंगे हम टू लिखने के बाद टू से चालू करेंगे. ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं? आई शो इट टू यू व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. इसमें ब्रैकेट में यू राइट ओपनिंग बैलेंस, amount is 5,000. To balance bought forward, 5,000. Now next, third, goods of 3,000 sold to Geeta for cash. Now you are selling goods to Geeta for cash. It's a cash transaction. Now you are selling goods to Geeta. So what comes in? Cash comes in. So कौन सी साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे हम? Receipt. Receive. Receipt. Okay, so February 3. ध्यान दो please. ध्यान दो सब please for a while. Now यहाँ पे receipt side, जैसे कि तुम ये एक मिनट, अरे व्हाइट स्क्रीन चला गया. ओके, नाउ इफ यू रिमेम्बर मैंने वो व्हाइट स्क्रीन पे सब हिसाब लिखा था कि इतना फूड में, इतना कन्वेयंस में, इतना शॉपिंग में हमारा खर्चा हुआ. तो यहाँ पे भी रिसीव साइड में कैश आ रहा है, पर ये कैश क्यों मिला हमें, किसने दिया? ओके, वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कैश आया तो कहां से आया. तो यहाँ पे जो थर्ड में कैश आया बिकॉज वी सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सो हियर वी विल राइट टू सेल्स, amount is 3,000. Is this clear? So we can't write cash, 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 receipt, receipt, receipt. We have to write कि ये 3,000 कैसे मिला हमें, ये कैश क्या है. तो ये वो कैश है जो हमें गुड्स बेच के मिला. That's why we record over here to sales. Is this clear all of you? Understood this? टू करके ही लिखना है. Now दो तीन कर लेते फिर हम उसके बाद जाते हैं कि क्यों टू या बाई लिखना है. ओके, नाउ फिफ्थ वन, goods of 2,000 purchased from Amit for cash. Again cash transaction, you are buying goods, so you have to pay the money. So on the payment side 2015. February 5. Now you are paying 2,000 for cash purchases to Amit, but you don't have to record the name Amit because it's a cash transaction. नाम हम तभी लिखेंगे अगर किसी से कोई पैसा लेना बाकी है या किसी को कोई पैसा देना बाकी है, या फिर पहले किसी को उधार पे बेचा था या किसी से उधार पे खरीदा था और अब हम वो पैसा हमें मिल रहा है या हम किसी को पे कर रहे हैं तो ही नाम लिखेंगे, अदरवाइज नाम लिखना नहीं है. बाय परचेजेस 2,000. Here you will write buy. Receipt side 2, debit side 2, credit side buy.
7. Cash of 5,000 bought in the business as more funds are required in the business. Now, cash 5,000 you have brought in the business. So on the receipt side, 7. Cash comes in rupees 5,000. Who brings this cash? Why we are receiving? Owner. So to capital account. To capital account. Nine. इंश्योरेंस प्रीमियम 800 पे. कौन सी साइड आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम 800 पे? Which Payment. Payment. payment side? Very good. So 8 by insurance premium. क्यों पे किया वो मेंशन करना पड़ेगा. इसके लिए भी राइट बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 800. Now over here, why we are writing to and by is because ये cash book is also a cash account. So in that case, what you have to do is okay. So what I was saying is that कि यहाँ पे हम ये to और by क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये जो हमारा कैश बुक है वो एक कैश अकाउंट भी है. तो अगर मान लो कि ये जो है थर्ड गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश. ओके, अगर हम इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा इसका? यू सोल्ड गुड्स टू गीता फॉर कैश. कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट. Amount is 3,000. To sales 3,000. Now as you can see कि यहाँ पे लिखा है to sales. So when you make a cash book, it is also your cash account. इसमें हम क्या करते हैं ध्यान देना प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान देना कि यहाँ पे we have two side. One is debit, other is credit. Now cash account you can see over here क्या लिखा है debit. तो कैश बुक यानी कैश अकाउंट में डेबिट साइड हमें क्या लिखना है? 3,000 लिखना है. पर 3,000 के सामने हमें लिखना है टू सेल्स. फिर लेट्स गो टू द फिफ्थ वन. उसमें हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 2,000. तो यहां पे यू कैन सी ओवर हियर इज दैट कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यानी क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड 2,000. बट हियर वी विल राइट व्हाट? बाय परचेजेस. हम ऐसे करते हैं लेजर पोस्टिंग जो हम करेंगे व्हेन वी डू द चैप्टर. अभी के लिए ये तुम याद रख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट यानी डेबिट साइड 3,000 रिकॉर्ड किया. पर क्यों किया? क्योंकि हमने गुड्स बेचा. सो टू सेल्स. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश गोस आउट बाय परचेजेस. ये जो परचेज है वो यहाँ पे लिखा एज बाय परचेजेस और ये सेल्स है यहाँ पे लिखा एज टू sales. Understood this? All of you? Okay. Now let's go back to our screen. Now, that's why you remember whenever we write on the receipt side, we write to, and on the payment side, we write by. Now, next one, 10. Furniture of 4,000 purchased from Ganesh Furniture Mart for cash.
So we are buying, cash goes out, buy furniture. $4,000. $12,000. 1,500 received towards commission and 1,200 paid towards brokerage. 1,500 we have received. So on the receipt side, 12 to commission. And 1,200 we paid for brokerage. So 12 by brokerage. 1,200. किसी को डाउट हो तो हाथ रेस करके मुझे पूछ लेना. ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ ₹3,000 received from Mahesh towards receivable. यानी महेश से मुझे पैसा लेना था, अब उसने हमें पैसा दे दिया. Received, so received side 14 to Mahesh account. अब नाम लिखना पड़ेगा कि पैसा उसने किसने दिया हमें, तो महेश ने दिया. क्यों दिया? क्योंकि ये रिसीवेबल था, पहले ये पैसा बाकी था, हमें उससे रिसीव करना था, तब हमने उसका नाम लिखा था, तो अभी हमें वापस उसका नाम लिखना पड़ेगा. टू महेश 3,000. सैलरी 1,000 and freight 200 paid. 16. Salary and freight paid. So payment side 16 by salary account 1,000 by freight account 200. $18,000. 3,000 paid to Prakruti towards an old account paid. So payment side 18 by Prakruti account. $20,000. Machinery purchase for business 2,000. We are buying, so we are paying money. 20th by machinery account. 2,000. As more funds are required in the business, 10,000 borrowed as loan bearing 10% rate of interest from Ramesh Bhai. So now we are taking loan. So money comes in receipt side 23rd to 10% Ramesh Bhai loan account 10,000 to 10% Ramesh Bhai loans account 10,000 receipt side. Cash purchase 700. We are buying
in cash, so money goes out 26 by purchases 7,000 and rupees 3,000 deposited in Prime Cooperative Bank. बैंक में 3,000 deposit किया, so cash goes out. Bank is the receiver, so cash goes out. So payment side 28 by bank. ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, बिकॉज ये बनेगा तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री. 3,000 by bank 3,000. नाउ ध्यान दो सब फॉर अ वाइल. इसका क्लोजिंग कैसे करना है ध्यान दो. नाउ यहां तक सबका हो गया. अब तुम क्या करो, Yes. तुम एक वर्किंग करोगे. वो वर्किंग कैसा करोगे, जैसे मैंने नीचे किया वर्किंग फॉर क्लोजिंग बैलेंस. ये तुम वर्किंग करके ही करोगे, डायरेक्ट कैलसी पे करोगे नहीं. तो वर्किंग फॉर क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट बैलेंस यानी ये जो डेबिट है उसका टोटल करो, फिर क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट टोटल. ओके, लेट मी नॉट यूज द वर्ड बैलेंस. क्रेडिट टोटल, डेबिट टोटल, नॉट द वर्ड बैलेंस. ओके, टोटल एंड द डिफरेंस. तो डेबिट का टोटल करो. पहले हमेशा डेबिट का टोटल करना, बिकॉज कैश में डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर. 27,500 आना चाहिए. Are you getting 27,500? Debit total. Okay. क्रेडिट साइड का टोटल करो, यानी ये सब का टोटल 2,000 से लेके 3,000 तक क्रेडिट का टोटल करो. सब क्या आ रहा है मुझे बताओ. $24,200 आ रहा है. Yes, sir. No, sir. नो. Yes, sir. 24 to 24 to नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि तुम्हारे पास टोटल कैश इनफ्लो हुआ 27,500 का, उसमें से आउटफ्लो हुआ 24,200 का. तो ये जो डिफरेंस है वो कितना रह गया तुम्हारे पास, तो दोनों को माइनस करो तो डिफरेंस आया 3,300. ये पता चला. ये लिख लो सब, फिर मैं बताता हूँ कैसे सब में लिखना है. किसी को इसमें डाउट है? टोटल आ रहा है सबका. नाउ ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बैलेंसिंग कैसे करते हैं? ये बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल है. डेबिट टोटल, जो साइड टोटल ज्यादा है, यू कैन सी डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड तुम्हें ये टोटल लिखना है. लिख लो पेन से 27,500. प्लीज लिख लो सब बुक में 27,500. अब जो साइड टोटल ज्यादा है वो सेम टोटल ऑपोजिट साइड लिखना है. सो ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड लिखो 27,500 और उसके ऊपर यानी यहां पे कैन यू सी द एरो?
जो साइड टोटल कम था वहां पे हमने सेम टोटल लिखा, अब उसके ऊपर हम लिखेंगे हमारा ये डिफरेंस, दैट इज 3300। ये हो गया हमारा बैलेंस। सो नाउ फेब्रुवरी है, 28 इज द लास्ट डेट। यहां हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, CF। CF is carried forward. Here we will write by balance carried forward. Now, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस इज ऑफ 3300 इन अवर कैश बॉक्स। नाउ ये महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। सो ये महीने का 3200 इज अ क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट मंथ opposite side, sum is not yet over, you write February, March 1 to balance bought forward. Amount is 3300. This is important, don't forget this step. All of you understood this? Now in illustration 2, we have to prepare two columnar cash book which has cash and discount column. So here you have to prepare two column, discount and cash, and then discount received and cash. Now receipt side there will be sorry, discount allowed. Okay, you all know discount allowed is our expense, debit the expense, so it comes on the debit side, and discount received is our income, so it comes on the credit side. So you will have two additional column, discount allowed and discount received, and then cash column, which we will now modify as amount. Start making the format, please. Shri Girish Bhai for March. March 2015. Illustration 2. Prepare two columnar cash book, cash and discount of Shri Girish Bhai from the following transaction. Now we have two sides of this. One is receipt, which includes discount. Other is payment, which also includes discount received. Now very simple. 2015 March 1. Opening cash balance 8,000. So let's record on the receipt side. To balance bought forward in the amount column 8,000. Fourth, goods of 6,000 purchased at 10% trade discount. Will we record 10% trade discount? क्या डिस्काउंट कॉलम में वो रिकॉर्ड करेंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट? Yes, sir. No, we will not record because it is a trade discount. Trade discount कैश is डिस्काउंट होता तो करेंगे. recorded in books of accounts. Understood this?
Yes, sir. Only cash discount will be recorded. So we have purchased goods of 6,000. So buy purchases, payment side 2015. March 4th, buy purchases. Amount में लिखो 5,400. 6,000 minus 10% trade discount. Discount received, discount allowed is only for cash. Yes. Next, goods of 3,000 sold to Praveen for cash at 5% cash discount. Now 5% cash discount आएगा कि नहीं? आएगा. आएगा. Very good. So 2 sales. 7th, March 7th, 2 sales. कैल्सी साथ में रखना. Amount is 3,000 पे 5%, so 150 डिस्काउंट में चला गया और हमें कितना अमाउंट मिला 2850. कैश कितना मिला 2850. Now you understood the difference between trade discount, cash discount. Trade discount neither be recorded in journal entry, nor subsidiary book, nor cash book. Trade discount is just to be deducted from the amount. It will not be separately recorded. But cash discount is always to be separately recorded. Next. 10th one, goods of 4,000 sold for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. अब यहाँ पे दोनों है, तो कैश डिस्काउंट हम कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे ये मुझे बताओ. 4,000 पे या 3,600 पे? 3,600. 3,600 पे. Very good. So 2 sales 10. 3,600 पे 5% is 180. So 3,420. So 4,000 minus 10% trade discount 3,600. Okay, उसके ऊपर हमने cash discount दिया, तो we received currency notes of worth rupees 3,420 and 180 is the discount. रोकड़ा हाथ में 3,420 आया instead of 3,600, तो 180 cash discount में चला गया. Now 12th, furniture of 5,000 is purchased from Gopal Furniture Mart. Will we record this in cash book? Which side? No, sir. This is credit transaction. Credit purchase. Credit transaction. So we will have to write a note. We have to write a note. So note March 12th. Credit purchase of furniture will be recorded in journal proper. Credit purchase of furniture will be recorded in journal proper.
Next, 1,000 paid to Vishnu towards full settlement of 1020. We have paid 1,000 instead of 1020, so 20 is our discount payment by Vishnu account. 20 discount, 1,000 cash goes out. $16, 900 paid for commission, paid. So payment side by commission. हम कॉलम में थोड़ा ध्यान रखना, इधर उधर नहीं हो जाए. 900 is going to go in the amount column, okay? गलती से डिस्काउंट में नहीं चला जाए, थोड़ा ध्यान रखना. 1,500 received from Kamlesh towards full settlement 1560. So received, so receipt side 18th to Kamlesh account, 60 ka discount and 1,500 cash received. '20th paid 2,000 for salary and 400 for wages. 20th by salary account 2,000 cash column में, again 20th by wages account, $400. Now, goods of 2,000 purchased from Vishwa for cash at 10% TD, 10% CD. So, by purchases 2,000 में 10% trade discount, so 1,800. उसके ऊपर 10% cash discount, so 180 is the discount. 23rd. By purchases 180, so difference is 1620. कैसे आई ये difference? 2,000 minus 10% is 1,800. 1,800 minus 180 is 1620. Should I proceed? Yes. Okay. Now, cash of 4,000 brought in the business. Cash of 4,000 brought in the business. So, receipt side 26. कौन लेके आए ये कैश? ओनर. So to capital account 4,000. To capital account 4,000. $28. Now it's a interesting one. 28. Machine of 8,000 is purchased from Maheshwari Engineering, for which 5,000 is paid and balance amount is agreed to be paid after 1 month. तो अभी जो हम पे कर रहे हैं वो हमारे कैश बॉक्स से जा रहा है, तो उतना हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. So 5,000 is going out, so we have to record 5,000. 28 by machinery account 5,000. In the bracket you can write partial amount paid.
partial amount paid. Now, what about the remaining 3,000? Remaining 3,000 will be recorded as a part of our journal proper, because 3,000 is yet to be paid, but textbook में उसके लिए note लिखा नहीं है, so we are also not writing the note. That's it. Okay, now let's go for our working format. Debit total, credit total. Now, just a minute, please wait. Now, whenever there are discount columns, so discount column में one thing is very good for all of us is कि इसमें तुम्हें discount allowed और discount received का सिर्फ टोटल ही लिखना है. सो इसका टोटल कर लो 150, 180 एंड 60, वो पहले लिख लो. 390. It comes to 390. 390. Okay. Credit side का भी you just have to do the total. You just have to do the total. $200. इन दोनों का सिर्फ टोटल करके इसको छोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना. नो बैलेंस, you're there, carried forward, bought forward, nothing. Just the totals. Now, let's go over your debit total. Debit total comes to 19770. Credit total, it comes to 16320. And then the difference 3450. Then the difference 3450. Now see how you have to do this. Debit side of cash will always be more because you can't spend more than what you have. तो हमेशा receipt ज़्यादा ही होगा as compared to payment, या payment will be equal to or less than the receipt. So यहाँ पे पहले हम डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे 19770 जो एक्चुअल टोटल है. सेम टोटल वी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड 19770, सेम टोटल लिखेंगे और उसके ऊपर हम डिफरेंस लिखेंगे 3450. ये जो डिफरेंस आया वो हमारा बन जाता है बैलेंस. So 31st March is the last date of the month. So by balance carried forward 3450. Now same, we have to transfer. Sum is not over. Sum is not over. अगर तुमने ट्रांसफर नहीं किया your marks will go. Now transfer करो April 2015, April 1 to balance bought forward.
ये 19770 के नीचे 3450। सो कैसे क्लोजिंग करना है? वंस अगेन पहले डेबिट साइड का टोटल करना है कैश में, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी मोर। सो 19770 सेम वी राइट ओवर हियर। इसके ऊपर डिफरेंस जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये अभी चला गया बिकॉज मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है इसके लिए, और इट वाज 16320 16320 बिकॉज फॉर्मूला था तो चेंज हो गया। सो 3450 यहाँ पे इसके ऊपर हमें लिखना है, और उसके बाद ट्रांसफर करना है। डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफर।